Hello everyone, welcome to our YouTube channel BSc Compass. I'm your full time friend and part time mentor और हम लोग पढ़ रहे थे +3 BSc जूलॉजी के सेकेंड सेमेस्टर का कोर 4 सेल बायोलॉजी का यूनिट 1 एंड दिस इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो एंड इसमें हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वायरस विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स के बारे में। सारी चीज़ें एक साथ ही पढ़ेंगे क्योंकि ये लोग एक ही कैटेगरी में आते हैं ऑलमोस्ट। एंड प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक। आई विल बी शेयरिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वायरस, सबसे पहले जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो गए, जितने भी जीवित चीज़ें, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हम लोगों के विटेकर अंकल ने क्या किया था कि 5 किंगडम, 5 राज्यों में बांट दिया था। किन किन राज्यों में बांटा था? मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटे में एंड एनिमेलिया में। तो एक में आपका रहा प्रोकैरियोट्स एंड बाकी में रहे आपके यूकैरियोट्स। ये विटेकर साहब ने ये क्लासिफिकेशन कर दिया, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया 5 किंगडम्स में। अच्छा, तो हम लोग अभी जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं यानी वायरस, वो कहाँ है? वो ना तो प्रोकैरियोट्स में आ गया ना वो यूकैरियोट्स में आ गया। ऐसा क्यों? अच्छा, वायरस पहले क्या है? इट लिटरली मीन्स वेनम और पॉइजनियस फ्लूइड। तो ये किस में जाएगा? ये प्रोकैरियोट्स में जाएगा या ये यूकैरियोट्स में जाएगा? ये दरअसल किसी में भी नहीं जाएगा क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, बहुत ज़्यादा विवाद में रह चुका है। ये जीवित है या मृत है, लिविंग है, डेड है, हम लोगों को नहीं पता ये कैसे आया एग्जिस्टेंस को। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। अ वायरस इज़ अ स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट दैट रिप्लिकेट ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। ये उसका डेफिनेशन हो गया। अब डेफिनेशन से ही समझेंगे वायरस के बारे में। मोस्टली सब चीज़ डेफिनेशन से समझने का कोशिश करेंगे। तो स्मॉल है यानी बहुत ज़्यादा छोटा, बहुत माइक्रोस्कोपिक होगा ये। इन्फेक्शियस एजेंट यानी इसका काम, इसके डेफिनेशन में ही है कि ये सिर्फ इन्फेक्शन ही फैलाएगा। एजेंट है जो सिर्फ इन्फेक्शन फैलाएगा, तो ये इसका डेफिनेशन में ही आ गया। इसका और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन फैलाना इसका काम है। दैट रिप्लिकेट्स ओनली इनसाइड द लिविंग सेल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी ये खुद का अस्तित्व कुछ नहीं रखता, खुद ये अपने आप को रिप्लिकेट, अपना फैमिली आगे नहीं बढ़ा सकता। ये जब दूसरे लिविंग सेल के अंदर, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होगा तभी ये रिप्रोडक्शन शो करेगा। यानी ये एक सपोज सेल है, यहाँ पे सेल है एंड वायरस है ये, एंड दिस इज द वायरस एंड दिस इज आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये मरा हुआ होगा, पर ये सेल के अंदर आते ही जिंदा हो जाएगा और रिप्रोडक्शन करने लगेगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। दिमित्री इवानोव्स्की, इन्होंने 1892 यानी 1892 में डिस्क्राइब किया था पहली बार वायरस को। उन्होंने देखा कि एक नॉन बैक्टीरियल पैथोजन इन्फेक्ट कर रहा है टोबैको प्लांट को। तो वहाँ पे टोबैको प्लांट से उन्होंने देखा कि वो बैक्टीरिया तो नहीं है, ये कुछ चीज़ ख़राब तो कर रहा है इसके ऊपर, वो बैक्टीरिया तो नहीं है, क्या है? तो उन्होंने वहाँ से वायरस को पहले डिस्कवर किया और डिस्क्राइब किया और फिर M.W. बेजरिंग 1898 में उसका नामकरण किया और उसे कहा वायरस। वाइल, यहाँ पर एक स्टार पॉइंट है क्या? While not inside an infected cell, viruses exist in the form of independent particles called virions. ओके, यानी सेल के अंदर अगर है तो उसको वायरस कहेंगे, अगर सेल के बाहर है तो उसे विरियंस कहेंगे। चीज़ सेम ही है, चीज़ में कुछ डिफरेंट नहीं है। वायरस जो है, विरियंस वही है, बस सेल के अंदर जाते ही उसका नाम वायरस हो जाता है और सेल के बाहर जब वो इंडिपेंडेंट पार्टिकल, जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा होता है, जब वो लिविंग सेल जैसे नहीं दिखता है, तब उसका नाम देते हैं हम लोग विरियंस। इट हैज़ प्रोटीन्स, विच हैज़ प्रोटीन्स, यानी वायरस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वायरस हैज़ प्रोटीन्स, ऑल्सो कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल्स। जेनेटिक मटेरियल्स क्या है? या तो आरएनए होगा या फिर डीएनए होगा। स्टार पॉइंट, नो वायरस हैज़ बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी के पास दोनों नहीं होगा, या तो उसके पास आरएनए होगा या फिर उसके पास डीएनए होगा। अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन यानी ये जेनेटिक मटेरियल क्या होते हैं? आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, राइट? न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स। तो वायरस इज़ अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्शियस, यानी अगर डीएनए है या आरएनए है, जो भी है वो इन्फेक्शियस इन नेचर होते हैं। वायरस प्लांट्स को और एनिमल्स दोनों को अफेक्ट करते हैं। प्लांट्स को कौन अफेक्ट करते हैं? जिनके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। और एनिमल्स को कौन अफेक्ट करते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए करते हैं, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए करते हैं एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए।
जिन वायरसेस के पास ये होगा वो एनिमल्स को करते हैं, पर प्लांट्स को सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले वायरसेस ही अफेक्ट करते हैं. A protein coat called capsid made up of capsomers and what it does is protects the nucleic acid. यानी वायरस में हम लोग अब तक क्या पढ़ेंगे कि उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, ये हो गया आपका आरएनए. तो इसको कवर करने के लिए एक कैप्सिड प्रोटीन कोट होगा, जो प्रोटीन से बना होगा उसे कहा जाएगा कैप्सिड. एंड स्मॉल सब यूनिट्स, कैप्सिड के स्मॉल सब यूनिट्स को कहा जाएगा कैप्सोमियर्स. ओके, आई होप यहाँ तक वायरस का डेफिनेशन, वायरस क्या है, लिविंग नॉन लिविंग, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आता है या नहीं आता है, वो हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं. अब नेक्स्ट बढ़ते हैं वायरस के स्ट्रक्चर की ओर. स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस. अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने पिछले स्लाइड में मिस कर दिया, तो यहाँ देख लेते हैं होस्ट रेंज. होस्ट रेंज क्या होता है, ये 1 मार्क क्वेश्चन आपका आ सकता है कि होस्ट, व्हाट इज होस्ट रेंज? द रेंज ऑफ होस्ट सेल्स दैट अ वायरस कैन इन्फेक्ट. यानी लेट्स से दिस इज अ वायरस, इट कैन इन्फेक्ट ए एंड बी and there is another virus that can infect A, B up to Z. तो पहले वाले का होस्ट रेंज बहुत कम है क्योंकि वो 2 ही होस्ट सेल को, यानी 2 ही प्रजाति, यानी 2 ही ऑर्गेनिजम्स को वो अफेक्ट या फिर इन्फेक्ट कर सकता है. पर सेकेंड वाला जो है वो A से लेके Z तक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है. यानी उसका होस्ट का रेंज, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है. तो होस्ट रेंज रह गया. अब बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस. साइज़ क्या है उसका? 10 से 400 नैनोमीटर इन साइज़ है. इट कंसिस्ट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट इज ईदर डीएनए और आरएनए, बिकॉज नो वायरस कंटेन्स बोथ डीएनए एंड आरएनए. इट इज एनकैप्सुलेटेड इन अ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड. ओके, सो फार सो क्लियर. पिछले साइड में हम लोग देख चुके हैं कि इट इज एनकैप्सुलेटेड इन अ प्रोटीन कॉल्ड कैप्सिड, जिसके छोटे सब यूनिट्स हैं कैप्सोमियर्स. ओके, कैप्सिड इज सराउंडेड, अगेन कैप्सिड जो है इट इज सराउंडेड बाय अ एनवलप. कैप्सिड के बाहर भी एक और कवरिंग होगा जिसे हम कहेंगे एनवलप, और एनवलप में क्या होगा? टेल होगा. ये है कैप्सिड, उसके बाहर एनवलप, और उसके पोस्टीरियर एंड में एक टेल होगा और उसमें स्पाइक्स लगे होंगे, स्पाइक्स. अब ये टेल और स्पाइक्स एनवलप में जो है, इनके काम क्या है? हेल्प टू अटैच टू द होस्ट सेल. यानी ये मदद करेंगे होस्ट सेल्स के अंदर जाने में या होस्ट सेल से लगे रहने में. और होस्ट सेल से लग के क्या करेंगे? इनका एकमात्र काम तो रिप्रोडक्शन ही है. तो अंदर जाएंगे, इन्फेक्शन फैलाएंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने नंबर्स बढ़ाएंगे. यहाँ पे डायग्राम पे देख लीजिए, दिस ये जो आपको कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ योर आरएनए. ओके, दिस इज़ योर न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज़ कवर्ड विथ अ प्रोटीन कोट. ये कैप्सिड, दिस इज़ द कैप्सिड, एंड इसके छोटे छोटे सब यूनिट्स हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? कैप्सोमियर्स. ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है. अब देखते हैं वायरस रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं. इट रिप्रोड्यूसेस इन अ लिविंग सेल. पता है हम लोगों को, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पता है कि वायरस खुद केपेबल नहीं है इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन के, तो वो सिर्फ एक लिविंग सेल के अंदर, एक होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकता है. तो क्या है उसके स्टेप, क्या है, रेसिपी क्या है, कैसे कैसे करता है वो? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 6 तक कैसे कैसे है देखते हैं, पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या लिखा है? द वायरस अटैचेस टू द होस्ट सेल वाया द स्पाइक एंड द टेल. जो एनवेलप में जो स्पाइक था या जो टेल था, उससे वो जाके होस्ट सेल से अटैच हो जाता है. फिर स्टेप 2 में क्या करता है? द वायरस पेनिट्रेट्स इट्स जेनेटिक मटेरियल इनटू द होस्ट सेल. जो जेनेटिक मटेरियल था, चाहे वो डीएनए हो या आपका आरएनए हो, वो होस्ट सेल के अंदर एक बार अटैच होने के बाद वो पेनिट्रेट करके अंदर छोड़ देता है. तो अब वायरल जीनोम इंटीग्रेट्स विद द होस्ट क्रोमोसोम एंड गेट्स एक्सप्रेस्ड. समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे. पहले पढ़ लेते हैं इसका मतलब क्या है, पहले पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा है, उसके बाद फिर समझेंगे कि क्या है. बिकॉज ऑफ जीन एक्सप्रेशन वायरल कोट एंड प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड. स्टेप 5, the products formed from the gene expression are assembled into new virus particles called virions. Step 6, the host cell ruptures to release the virions. Okay, then the virions can further infect other host cells and reproduce and the cycle continues. Okay, ये 6 स्टेप कुछ समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया होगा, यानी चुप के, कोई बात नहीं. अभी हम लोग अच्छे से डायग्राम देख के समझेंगे. यहाँ बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट के हिसाब से, या फिर आपको नोट्स अलग से प्रोवाइड भी किया जाएगा. आप
डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको लिखना है, अगर पूछा गया रिप्रोडक्शन इन वायरस कैसे होता है तो आप ये 6 स्टेप्स लिखेंगे। अच्छा, अब समझते हैं, समझने के लिए हम लोग अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए यहाँ पे। हाँ, ओके। तो ये है वायरस और ये लग गया होस्ट सेल, ये उसका टेल है, ये नीचे जो रहा ये रहा उसका होस्ट सेल, और यहाँ इसके साथ लग गया, अटैच हो गया। ओके, तो अब ये क्या करेगा, ये जाएगा अपना अपना ये जो अंदर है वायरल जीन। क्यों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड इज इन्फेक्शियस, हमने पढ़ा था। जो उसके अंदर का डीएनए आरएनए होता है दैट इज इन्फेक्शियस। तो वो अब छोड़ देगा किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर आ गया, ये देखिए ये आ गया होस्ट सेल के अंदर, उसका जो इन्फेक्शियस डीएनए या आरएनए जो भी था वो उसके अंदर आ गया, पूरा ही आ गया सेल अभी, मतलब वायरस तो अंदर आ गया। अब वायरल कैप्सिड इज रिमूव्ड, ये था उसका आरएनए, उसका एक कवरिंग होगा ना, हमने पढ़ा था एक प्रोटीन कोट होता है, उसको क्या हमने कहा था, कैप्सिड कहा था। तो वो कैप्सिड अब रिमूव हो जाएगा। तो अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, रिलीजिंग द वायरल न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करेगा, खुले में आ जाएगा आपके सेल के अंदर, खुला घूमने लगेगा। अब ये खुला घूम के क्या करता है, हाईजैक्स द होस्ट मशीनरी, यानी होस्ट का अपना जो काम चल रहा होगा, वो अपने जो न्यूक्लिक एसिड्स बना रहा होगा, वो अपने जो प्रोटीन्स बना रहा होगा, वो उसे जाके ये न्यूक्लिक एसिड जो वायरल न्यूक्लिक एसिड है वो जाके आपके होस्ट को हाईजैक कर देगा, यानी उसके काम को ठप कर देगा और अपना काम शुरू कर देगा कि तुम कुछ मत करो, अब जो काम करना है मुझे करना है, तुम अपना काम कुछ मत करो। तो हाईजैक कर दिया उसके होस्ट की मशीनरी को। उसके बाद फिर वायरल डीएनए एंड आरएनए रिप्लिकेट होते हैं, तो उनके मदद से, होस्ट के मदद से उनका फैक्ट्री ले लिया। फैक्ट्री तो इसके पास खुद बनाने का है नहीं, ये होस्ट सेल के फैक्ट्री में जाता है, वहाँ पे हड़प लेता है और वहाँ जाके अपने वायरल डीएनए, जो इन्फेक्शियस डीएनए और या फिर आरएनए है, उनकी नंबर बढ़ाने लगता है, उन्हें रिप्लिकेट करने लगता है। फिर हाईजैक जो होस्ट मशीनरी किया था उसने, जो होस्ट को हाईजैक कर लिया, उसको अपना हड़प लिया है, फैक्ट्री को अपना बना लिया, फिर वहाँ पे ये एक और चीज़ करता है क्या, होस्ट के राइबोसोम्स की मदद से अपने वायरल प्रोटीन्स बनवाता है। हमने क्या देखा था, वायरस में क्या है, न्यूक्लिक एसिड है एंड बाहर का आउटर प्रोटीन कोड दैट इज कॉल्ड कैप्सिड। तो खुद पहले इसने वायरल डीएनए आरएनए अपने रेप्लिकेट किए, अब उसके बाद फिर प्रोटीन कहाँ से बनाएगा ना, प्रोटीन भी होस्ट के फैक्ट्री में ही बनाएगा और होस्ट के मशीन से ही बनाएगा, होस्ट के राइबोसोम से खुद के वायरल प्रोटीन्स बनवाता है कैप्सिड। और उसके बाद फिर जो डीएनए रेप्लिकेट किया था और जो होस्ट के फैक्ट्री में खुद के वायरल प्रोटीन्स बनाए थे, दोनों को जोड़ के असेंबल होते हैं, दोनों जुड़ते हैं, दोनों जुड़ जाते हैं और जुड़ के फिर बनते हैं विरियॉन्स। ओके, और वो विरियॉन्स फिर सेल का लाइसिस करते हैं, लाइसिस यानी सेल को बर्स्ट कर देते हैं, सेल आपका फट जाता है, और सेल फट जाने के बाद विरियॉन्स जो है फिर बाकी सेल्स में जाके इन्फेक्शन करते हैं। ओके, यहाँ देखिए होस्ट लाइसिस, होस्ट कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया, मेम्ब्रेन उसका डिसइंटीग्रेट हो गया एंड प्रोजेनी वायरस इज रिलीज्ड टू अदर सेल्स। ओके, अब जब होस्ट का मशीनरी हाईजैक हो जाता है तो इट्स नॉर्मल फंक्शंस आर सप्रेस्ड। होस्ट के खुद के कुछ काम होंगे जिसके ऊपर वायरस ने अटैक किया, वो तो पहले अपने फैक्ट्री में कुछ बना रहा होगा ना, कुछ भी बना रहा था, खाना बना रहा था, पर वायरस आके बोला कि नहीं तू मेरे लिए कुछ और बना के दे, तू मेरे लिए बर्गर बना के दे। होस्ट अपना नॉर्मल दाल चावल बना रहा था, पर वायरस आके बोला कि तू मेरे लिए बर्गर या फिर पिज़्ज़ा बना के दे। तो वो पहले होस्ट का जो दाल चावल बन रहा था वो तो अब नहीं बनेगा, तो उसके नॉर्मल फंक्शन जो थे उस मशीन के वो सप्रेस्ड हो गए, और सप्रेस्ड हो गए तो वो खुद होस्ट सस्टेन अपने आप को नहीं कर पाएगा और इस तरीके से वो सेल डीजेनरेट हो जाता है या सेल मर जाता है। ओके, आई होप आई मेड इट एज ईजी एज पॉसिबल कि रिप्रोडक्शन इन वायरस कैसे होता है, बहुत आसानी से समझाने का कोशिश किया है। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट पे लिखिए, आई विल ट्राई टू मेक इट क्लियर देयर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जो कि है विरियॉन्स। विरियॉन्स कुछ नहीं है, विरियॉन्स कुछ भी नहीं है। हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा था कि इफ़ इट इज़ फाउंड एक्स्ट्रा सेलुलर द वायरस इज कॉल्ड विरियॉन, यानी सेम जो वायरस है विरियॉन भी वही है, बस सेल के बाहर है तो उसका एक और नाम दे दिया गया जिसे कहा जाता है विरियॉन। वही डीएनए या आरएनए, उसका भी वही कैप्सिड होंगे, वही बेसिक स्ट्रक्चर्स होंगे, यही वही सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ नहीं। आप बस इसे एक बार पॉज करके स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर पढ़ लीजिए, सेम चीज़ें हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है।
आप ये चीज़ें एक बार पॉज करके पढ़ लीजिए। ओके, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। विरॉइड्स, विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स। क्या है ये विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स? ये आपके बुक का एक्सट्रैक्ट है, बुक का ही पेज है। क्या लिखा है इस पे पढ़ते हैं ध्यान से। वायरसेस आरंट द ओनली विलन्स, यानी वायरसेस सिर्फ नहीं हैं जो ये बीमारी फैलाने के काम करते हैं, इनके साथ और भी दूसरे दूसरे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, which are also tiny but powerful and can take down both plant life and entire animals। यानी पूरा एक जिंदा एनिमल को मार गिराने में ये सक्षम है, छोटी छोटी चीज़ें, विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं ये। अब ये क्या सेम एज वायरसेस हैं? वायरसेस जो हैं क्या ये वही हैं? और अगर नहीं तो हाउ आर दे डिफरेंट? तो ऑल थ्री, ये सारे के सारे, इनके बीच में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं, यानी ये सेल आप इन्हें नहीं कह सकते, सारे के सारे ए सेलुलर पार्टिकल्स हैं। क्यों क्यों है ए सेलुलर पार्टिकल्स? बिकॉज दे डोंट ट्रांसफॉर्म एनर्जी, ना ये एनर्जी बनाते हैं ना एनर्जी ऐसे देते हैं, ये सब से इनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये खुद से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकते हैं। दे डोंट ग्रो और डिवाइड, ना ये बढ़ते हैं ना ये डिवाइड करते हैं। इनका काम क्या है? न एक बार ये बस एक सूटेबल सेल में चले गए, उसके बाद फिर उसके मेटाबॉलिक एजेंट्स से अपने नंबर बढ़वाते हैं और फिर अपना दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो यही उनका काम है, यानी हाईजैकर्स हैं बेसिकली। हाईजैकर्स का काम क्या होता है? एक जगह जाते हैं, वहाँ उनका काम रोक के अपना काम शुरू कर देते हैं, यही होते हैं हाईजैकर्स। द ओनली गोल फॉर वायरसेस और विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स, ये तीनों का एक ही काम है, क्या है? न रिप्रोडक्शन, सिर्फ अपना नंबर बढ़वाना है। और कैसे बढ़ाएंगे? द ओनली वे फॉर देम टू अचीव दैट गोल इज टू टेक ओवर होस्ट सेल्स। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि अपना नंबर बढ़ाना, रिप्रोडक्शन करना, और उसका एक ही तरीका है कि होस्ट सेल्स में जाके उनका न्यूट्रिशंस, उनका मेटाबॉलिक एजेंट से अपना नंबर बढ़वाना। ओके, अब बढ़ते हैं। ये विरॉइड्स एंड प्रायॉन्स के बारे में हमने समझ लिया ब्रॉडली कि ये है उसके बारे में। अब डिटेल में देखेंगे विरॉइड्स के बारे में। सबसे पहले विरॉइड्स, इन 1971 टी.ओ. डाइनर discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease। यानी टी.ओ. डाइनर ने देखा कि एक डिजीज़ हो रहा है जो कि कोई एक ऑर्गेनिज्म, कोई एक एजेंट कर रहा है जो कि वायरस से भी छोटा है, और पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने देखा, क्या देखा? ही फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए। यानी वायरसेस में हमने क्या पढ़ा था? एक आरएनए होगा या डीएनए होगा और उसके पास एक प्रोटीन कोट होगा विच इज़ कॉल्ड कैप्सिड। पर यहाँ पे टी.ओ. डाइनर ने क्या देखा कि वायरस से छोटा है ये एक इन्फेक्शियस एजेंट और सिर्फ फ्री आरएनए है, सिर्फ आरएनए है, कोई प्रोटीन कोड वगैरह कुछ नहीं है, बस आरएनए है। इट लैक्ड द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस, हेंस द नेम विरॉइड। तो उनका नामकरण किया गया विरॉइड। द आरएनए ऑफ द विरॉइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। यानी वायरस में जो आरएनए था और आपके विरॉइड में जो आरएनए था उसका वजन कम था, इट वाज लेस, छोटा था, ये कम लो मॉलिक्यूलर वेट का था। एंड व्हाट डज इट डज द विरॉइड्स? इट इंड्यूसेस डिजीजेस इन हायर प्लांट्स। यानी सिर्फ हायर प्लांट्स में आपके विरॉइड्स बीमारी फैलाते हैं और किसी चीज़ में नहीं फैलाते। और सम प्लांट्स अफेक्टेड, ओके यहाँ देखते हैं, सम प्लांट्स अफेक्टेड बाय दिस पैथोजेंस आर पोटैटोज। एग्जाम्पल्स हैं पोटैटोज, टमेटोज, क्यूकुम्बर्स, क्राइसेंथेमम्स, कोकोनट, एवोकाडोज एट्सेट्रा। इन सारे प्लांट्स को आपके विरॉइड्स अफेक्ट करते हैं। They mainly infect the epidermis of the hosts after causing a mechanical damage to the cell wall of the plant। ये आपका सेल है, उसके बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल को ऐसे मैकेनिकल डैमेज पहुंचाने के बाद एपिडर्मिस यानी आउटर लेयर को ये डैमेज पहुंचाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए एक डायग्राम है, स्ट्रक्चर ऑफ विरॉइड एंड व्हाट स्टार पॉइंट यहाँ लिखा गया है एक, ओनली इन्फेक्ट द प्लांट्स। यानी विरॉइड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे। हालांकि एक एक्सेप्शन है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे, पर आप मान के चल सकते हैं कि सिर्फ प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विरॉइड्स, ओके
कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस। रिलेटिवली लो मॉलिकुलर वेट हमने पहले देख लिया है। स्मॉलेस्ट नोन एजेंट्स कॉजिंग इन्फेक्शियस डिजीज, ये भी पढ़ के आए हैं। फॉर्म्ड ओनली ऑन द आरएनए, इसका प्रोटीन कोड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए से ही बना हुआ है। इन्फेक्ट ओनली द प्लांट्स। वायरस आर सेड टू मूव इन इंट्रासेलुलर मैनर, यानी सेल से सेल मूव करते हैं, सेल टू सेल थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। अच्छा, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? दो सेल के बीच में ये पैसेज जो एक बनता है, अटैचिंग पैसेज जो होता है, उसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। तो सेल के अगर एक पड़ोस सेल से दूसरे सेल को जाना है तो वो कूद के नहीं जाएगा, वो प्लाज्मोडेस्माटा पहले से एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर होता है, उसके थ्रू जाएगा। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, यानी रूट में है और उसको जाना है लीव्स तक, तो कैसे जाएगा? फ्लोएम के थ्रू जाएगा। ओके। Viroids are mainly classified into two families, namely Pospiviridae and Absinoviroidae. Pospiviridae क्या है? न्यूक्लियर वायरॉइड्स, यानी न्यूक्लियस को अटैक करेंगे और ये आपके क्लोरोप्लास्ट्स को अटैक करेंगे। यहाँ पे जो एक्सेप्शन की बात की थी हम, दैट इज द ओनली डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय विरॉइड्स इन ह्यूमन इज हेपाटाइटिस डी। ओके, रिमेंबर दिस इज अ स्टार मार्क पॉइंट एंड माइट बी अ 1 मार्क क्वेश्चन। कौन सा डिजीज करता है सिर्फ ह्यूमंस में विरॉइड्स? दैट इज हेपाटाइटिस डी। ओके। अच्छा, अभी यहाँ पे एक देखिए सुनहरा सितारा आपके लिए लगाया गया है, गोल्डन स्टार, यानी यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और टेक नोट, और नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आप वहाँ से पढ़िए। यानी अगर वायरस के बारे में पूछा गया क्या है वायरस के बारे में, शॉर्ट नोट लिखो, तो आप ये पॉइंट्स लिख दीजिए और पीछे से कुछ पॉइंट्स ऐड कर दीजिए, एंड दैट विल बी इनफ फॉर यू। आप चाहें तो बुक से भी ऑफकोर्स एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, बट दिस इज समझने के लिए वायरस क्या है, दिस इज काफ़ी। क्या है? विरॉइड्स मूव इंट्रासेलुलरली, सेल टू सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा एंड लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द फ्लोएम। पढ़ते हुए आए हैं अभी ये। विरॉइड्स may infect the host plants latently or induce different pathogenic alterations including death, यानी ये अलग अलग बीमारी फैला सकता है, यहाँ तक कि मौत भी कॉज कर सकता है प्लांट्स के। विरॉइड्स द स्मॉलेस्ट नोन पैथोजेंस आर नेकेड, ये हम लोग स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे कि बहुत छोटे पैथोजेंस हैं, बहुत छोटे इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट्स हैं, और ये नेकेड हैं। नेकेड कैसे हैं? क्योंकि इनका प्रोटीन कोट नहीं है, नो प्रोटीन कोट, एंड सर्कुलर है, एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सर्कुलर है, हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ विरॉइड्स में, एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल्स दैट डू नॉट इनकोड प्रोटीन। ओके, आरएनए क्या करते हैं? प्रोटीन तो बनाते हैं, बट दे डू नॉट इनकोड प्रोटीन। जो आपके विरॉइड्स वाले हैं ये नहीं करते हैं, येट दे रेप्लिकेट ऑटोनोमसली व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू होस्ट प्लांट्स। miraculously they replicate autonomously when introduced into host plants. Okay, उसका अलग मैकेनिज्म है, but that is out of scope for our syllabus. Okay, symptoms of viroid infection in plants include stunting of growth, यानी ग्रोथ बढ़ जाना, प्लांट छोटा होके ही रह जाएगा, लंबा नहीं हो पाएगा। डिफॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स, आपका फ्रूट्स ऐसे, आपके लीव्स ऐसे होते हैं फिर डिफॉर्म होंगे, फ्रूट्स ऐसे होते हैं फिर ऐसे ऐसे डिफॉर्म होके होंगे, या कैसे भी। स्टेम नेक्रोसिस, यानी स्टेम के कुछ पार्ट्स डेड हो जाने, या फिर डायरेक्ट डेथ, प्लांट मर ही गया आपका। एग्जाम्पल क्या है वायरस के? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरड, कोकोनट कैडंग वायरड। ओके, आई होप इतना क्लियर है। हमने अब तक क्या क्या कवर किया है, क्विक रिवीजन आप अपने मन में कर लीजिए। हमने वायरस देख लिया, वायरस का रिप्रोडक्शन देख लिया, उसके बाद फिर विरॉइड्स देख लिए, एंड विरॉइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए। ओके, अब बढ़ते हैं आगे प्रेयॉन्स की ओर। प्रेयॉन्स 1982 यानी 1982 में स्टैनली बी प्रूजिनर ने डिस्कवर किया था प्रायॉन्स को, और उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से पुरस्कारित किया गया था 1997 में। तो उन्होंने क्या देखा कि जो प्रायॉन्स है, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये पार्ट हम लोगों को डेफिनेशन है प्रायॉन्स का। ओके, तो ये अच्छे से समझें। अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, सबसे पहले हमने क्या देखा? वायरस क्या है? आरएनए या डीएनए, एक मिनट, हाँ, आरएनए या डीएनए प्लस कैप्सिड, कैप्सिड था, प्लस कैप्सिड था, और कैप्सिड क्या था आपका? प्रोटीन कोड था। उसके बाद फिर हमने क्या देखा?
विरॉइड्स के बारे में देखा, वो क्या थे कि वो सिर्फ आरएनए थे, प्रोटीन कोड नहीं था उसमें। तो अब आ गए हम लोग प्रायॉन्स में, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन है, कोई न्यूक्लिक एसिड है ही नहीं, सिर्फ प्रोटीन से बीमारी फैला देगा। तो ये हो गया। और कैसे हैं प्रोटीन? abnormally folded proteins हैं। एंड व्हाट डज इट कॉजेस प्रोग्रेसिव न्यूरोडीजेनरेटिव कंडीशंस। ओके, समझते हैं यहाँ पे। न्यूरो डीजेनरेटिव यानी न्यूरो यानी आपके नर्व्स, डीजेनरेट यानी डैमेज करते हैं, प्रोग्रेसिव यानी एक बार शुरू हुआ यानी बढ़ता ही रहेगा। तो प्रोग्रेसिव न्यूरो डीजेनरेटिव कंडीशंस मोस्ट नोटेबल यानी एग्जाम्पल, सबसे फेमस एग्जाम्पल्स क्या हैं उसके जो प्रायॉन्स के द्वारा बीमारी होते हैं? BSE बोवीन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ओके, मैड काउ डिजीज भी कहा जाता है इसे। एंड कहाँ देखा जाता है? इन कैटल और लाइफ स्टॉक में ये बीमारी होता है। एक और है CJD, क्या है? क्रूजफेल्ट जेकॉब डिजीज। एंड इन ह्यूमंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स देन? मतलब वायरॉइड्स एंड प्रायॉन्स के बीच में फ़र्क क्या है? एक का इन्फेक्शियस एजेंट क्या है? आरएनए मॉलिक्यूल्स इन्फेक्शियस हैं। और प्रायॉन्स में क्या है? इन्फेक्शियस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। और विरॉइड्स किसे अफेक्ट करते हैं? प्लांट्स को करते हैं, सिर्फ प्लांट डिजीजेस फैलाते हैं। और प्रायॉन्स किसे करते हैं? एनिमल्स को करते हैं एंड ह्यूमंस में डिजीजेस फैलाते हैं। और ये ट्रांसमिटेड लाइक वायरस हैं। एंड आपके प्रायॉन्स के एग्जाम्पल्स हैं इंसोम्निया, मैड काउ डिजीज। कैसे ट्रांसमिट होते हैं ये अभी आगे हम लोग देखेंगे। हाँ, तो यहाँ देखेंगे prions do not multiply in the host organism that they affect। अच्छा, हम लोग अब तक जो पढ़ते आए हैं, वायरस हो गया, विरॉइड्स हो गया, उसमें हम लोग क्या देखते थे कि एक वायरस या एक विरॉइड जाता है होस्ट सेल के अंदर, उसके मैकेनिज्म को हैक करता है, उसके मैकेनिज्म को हाईजैक करता है और वहाँ से उनको बोलता है कि तुम लोग मेरे लिए और ऐसी ऐसी चीज़ें बनाओ, मेरे और भाई बंधु बनाओ, मेरे और फैमिली को बढ़ाओ। ये होता था वायरस और विरॉइड्स का काम। पर यहाँ पे जो आपके प्रेयॉन्स हैं, ये जाके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते होस्ट ऑर्गेनिज्म के, ये अपने आप को नहीं बढ़ाते। ये क्या करते हैं? ये जाके वहाँ मैन्युपुलेट करते हैं कि उधर के पार्टिकल्स खुद इसके जैसे बन जाएं, उधर के प्रोटीन्स खुद इसके जैसे बन जाए। ये खुद जाके नहीं बनाता, ये खुद अपने जैसे नहीं बनाता, ये उनको जाके चेंज कर देता है अपने जैसे। तो ये बड़ा खतरनाक चीज़ है। कैसे करता है ये? दे अफेक्ट द ब्रेन स्ट्रक्चर बाय एक्टिंग एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट यानी ढांचा, एक चीज़ जिस पे आप रख के कोई चीज़ बनाते हैं, ढांचा। यानी आप सोना पिघला के अगर एक रिंग के शेप में ढालेंगे तो वो रिंग जैसा हो जाएगा। वैसे ही एक ढांचे जैसे प्रायॉन्स आपके ब्रेन के अंदर जाते हैं। ये देखिए, ये एक अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, ये आपका एक नॉर्मल प्रोटीन है, दिस इज़ अ नॉर्मल प्रोटीन। एंड आपका प्रायॉन चला गया ब्रेन के अंदर, दिस इज एन abnormally फोल्डेड प्रोटीन। तो व्हाट इट, सो नाउ इट एक्ट्स लाइक एन टेम्पलेट। ये जो सीधा प्रोटीन था, ये इसके जैसे, इसको देख के इसके जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। फिर ये ऐसे एक और प्रोटीन इसके जैसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं। फिर ये जो टेढ़ा मेढ़ा हुआ था, ये दूसरे साइड वाले प्रोटीन्स को बोलता है कि तुम भी मेरे जैसे टेढ़े मेढ़े हो जाओ। तो इस तरीके से ये अपना नंबर बढ़ाता है। ये दूसरों को जाके मैनिपुलेट करता है, दूसरों को चेंज करता है बाय एक्टिंग एज अ टेम्पलेट। कहता है तुम लोग मेरे जैसे बन जाओ, ओके। और उससे क्या होता है? वैक्यूलेशन होता है। वैक्यूलेशन, वैक्यूल्स क्या है हमें पता है। वैक्यूल्स आर ऐसे खाली खाली स्पेरिकल ऑर्गेनल्स, दोज आर कॉल्ड वैक्यूल्स। तो उससे ब्रेन में आपके वैक्यूल्स, छोटे छोटे होल्स होने लगते हैं एंड जिससे ब्रेन ऐसे स्पंज जैसे दिखने लगता है। स्पंज में बहुत सारे होल्स होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे होल्स, तो वैसे ही आपके ब्रेन में ऐसे होल्स होने लगते हैं। एंड इसीलिए कहा जाता है उसे स्पॉन्जीफॉर्म डिजीज़, इसीलिए उसे कहा जाता है स्पॉन्जीफॉर्म डिजीज़। समझे क्यों कहा जाता है उसे स्पॉन्ज? क्योंकि वो आपके ब्रेन में छोटे 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 सुराख कर देता है, छोटे छोटे होल्स कर देता है, जिससे आपका ब्रेन स्पंज जैसा हो जाता है। अभी कोई बोलेगा कि प्रायॉन्स तो आपके प्रोटीन्स ही हैं, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स हैं, एंड प्रोटीन्स को हम लोगों को हजम करने का, यानी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट या फिर जो भी करने का हम लोगों के पास तो अस्त्र है, जो हम लोग करते हैं एंजाइम, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस ख़त्म कर देंगे प्रायॉन्स को, पर नहीं,
यहाँ पे आपके प्रोटीएसेस भी काम नहीं आते प्रायॉन्स को ख़त्म करने में। और इसमें ना तो डीएनए है ना आरएनए है, हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है। इसमें डीएनए आरएनए नहीं है, सिर्फ प्रोटीन्स है, और वो ऐसे प्रोटीन्स जो कि प्रोटीएजेस भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एंड कुछ साइंटिस्ट्स, कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि मे बी प्रायॉन्स की वजह से ही ऐसे अल्जाइमर्स जैसे डिजीज़ होते हैं, यानी आपके ब्रेन में इफेक्ट होता है और आप धीरे धीरे अपने याददाश्त खोने लगते हैं। अल्जाइमर बेसिकली वो डिजीज़ होता है, तो उसका कॉज कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रायॉन्स। ओके, नाउ हियर इज अ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम योर बुक। पढ़ते हैं प्रायॉन्स के बारे में कुछ लिखा है। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय प्रायॉन्स बाय स्टेरिलाइजेशन और बाय कुकिंग, यानी ना कि आप इसे बॉयल करके गर्म करके किसी तरीके से आप मार नहीं सकते प्रायॉन्स को, क्योंकि ये बस एक अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है। ऑल्दो इंसिनरेशन वर्क्स, इंसिनरेशन यानी फ्लेम थ्रोअर, आप इसको एकदम ज़ोर से आग वाली बंदूक से अगर आप इसे जला दें तो शायद ये मर सकता है। पर these are resistant to heat, radiation, chemicals, so they are almost unstoppable। मतलब आप साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा दें, ये ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल ही रहते हैं प्रायंस। अवॉइड स्प्रेडिंग, द बेस्ट वे टू अवॉइड स्प्रेडिंग prions in humans and animals is to prevent brain and spinal cord tissue from getting into the food supply or into medical equipment। यानी हम लोगों के ब्रेन के टिश्यूज़ या स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यूज़ वी शुड गेट इट अवॉइड टू गेट इन टू आवर फूड सप्लाई या फिर मेडिकल इक्विपमेंट। यानी सर्जरी हो गया, आपका ब्रेन सर्जरी हुआ एंड द इक्विपमेंट्स आर नॉट स्टेरिलाइज प्रॉपरली एंड ऑल, तो उस चीज़ों से ये फैल सकता है। तो यहाँ पे प्रायॉन्स आर स्मॉल, दे आर माइटी। ओके, आई होप प्रायॉन्स यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। सो फार आई होप इट्स गुड। नाउ व्हाट डू वी हैव हियर? प्रायॉन्स का कोई हमें पता नहीं कि प्रायॉन्स क्या है, हमें बस पता है कि इट्स abnormally folded protein, but where did it come from, how does it causes infection, वो कैसे बीमारी फैलाता है, वो कैसे किसी को तबीयत खराब करता है, क्या करता है वो, मतलब उसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। वी डोंट हैव एनी सॉलिड प्रूफ टिल नाउ। व्हाट डू वी हैव hypothesis। okay, hypothesis is when you assume about how a thing is working, you do not have solid और concrete proof about it। तो अगर आप अच्छे से प्रूव कर सकते हैं वो चीज़ को तो उसे कहा जाता है थ्योरम। ओके, और अगर आप प्रूव नहीं कर सकते, आप बस अपने विचार बता रहे हैं कि शायद ऐसा होता होगा तो वो होता होगा, उसे कहा जाता है हाइपोथेसिस। ओके, तो क्या क्या हाइपोथेसिस हैं प्रायॉन्स के बारे में? बहुत सारे हाइपोथेसिस हैं। यहाँ पे आपके बुक पे एक पेज पूरा दिया गया है, मैं आपको बस ओवरऑल कंक्लूजन सबका बता देता हूँ। आप अच्छे से ये पॉज करके पढ़िए तो आप समझेंगे। ओके, इधर देखते हैं कैजुअल हाइपोथेसिस क्या है। whether prions cause disease or are merely symptom caused by different agent is still debated by a minority of researchers। The following sections describe several hypotheses। Some pertain to the composition of the infectious agent while others pertain to its mechanism of reproduction। okay, मतलब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे वो इन्फेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या क्या थी, कैसे होते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट्स ने बहुत सारे हाइपोथेसिस दिए, वो सब हम लोग ओवरऑल मैं आपको समझा देता हूँ, आप डिटेल में ये चीज़ें पढ़ना। सबसे पहले प्रोटीन ओनली हाइपोथेसिस क्या लिखा है? प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ प्रायंस इट वाज थॉट दैट ऑल पैथोजेंस यूज न्यूक्लिक एसिड्स। हमें भी पहले वायरस में यही पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है उसका इन्फेक्शियस है, तो वो जाके दूसरे सेल में वो अपना काम करता है, वो दूसरी चीज़ों को बिगाड़ता है। पर यहाँ पे क्या आया कि प्रोटीन भी ऐसे जाके स्ट्रक्चर बदल सकता है, प्रोटीन भी जाके बिगाड़ सकता है अपने आप को। बट इट कॉन्ट्रडिक्ट्स द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी। सेंट्रल डोगमा क्या है, आपने पढ़ा है ट्रांसक्रिप्शन वाले चैप्टर में, आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में। तो उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट कर देता है कि ऐसे कैसे, तो सिर्फ आरएनए से ही फिर होता है, फिर डीएनए, फिर वो प्रोटीन ऐसे होके बनता है, तो सिर्फ आपका प्रोटीन कैसे कर दिया। तो ये हो गया आपका प्रोटीन ओनली हाइपोथेसिस। फिर आ गया जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी खुद ही किसी व्हाट इट सजेस्ट कि अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझ लेते हैं कौन सी चीज़ आपका, एक होता है PRPC जीन। ये जब PRPSE में कन्वर्ट हो जाता है, SC में कन्वर्ट हो जाता है, तब होता है आपका प्रायॉन्स बन के, वो अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, तब वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर में ओवरऑल क्या है कि खुद से ही जेनेटिक से ही म्यूटेशन होके ऐसी चीज़ें वो आपका PRPSC में बदल गया। और इसमें क्या कंक्लूजन इससे आया
जेनेटिक फैक्टर से या इसका मतलब कि प्रायॉन्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि वायरल तो हैं, जो कि फैलते तो हैं और इनहेरिडिटरी भी हैं, यानी फैमिली में भी चले आएंगे। अगर बाप को है तो बेटे को है, अगर माँ को है तो बेटे को है, ऐसे अगर आपके दादा को था तो आपको हो सकता है। इस तरीके से ये इन्फेक्शियस भी हैं एंड इनहेरिडिटरी भी हैं। ये था जेनेटिक फैक्टर्स हाइपोथेसिस। फिर आता है मल्टी कंपोनेंट हाइपोथेसिस। इसमें बोलते हैं कि नहीं, सिर्फ प्रोटीन सक्षम नहीं है करने को, और भी ज़्यादा को फैक्टर मॉलिक्यूल्स हैं जो डिक्टेट करते हैं बीमारी कैसे होगा, क्या होगा, इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज़ उसके क्या होंगे। कहाँ से आते हैं वो कोफैक्टर मॉलिक्यूल्स? यानी एक तो आपका हो गया ये प्रोटीन, हो गया नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, और उसमें छोटा सा होगा न्यूक्लिक एसिड, एंड वो जब होस्ट सेल के अंदर जाएंगे तो होस्ट सेल के कुछ मॉलिक्यूल्स उसे हेल्प करेंगे अपना बीमारी शो एक्सप्रेस करने में, अपना इन्फेक्शियस प्रॉपर्टीज़ एक्सप्रेस करने में वो छोटे छोटे होस्ट के ही कोफैक्टर्स हेल्प करेंगे। ये था आपका मल्टी कंपोनेंट हाइपोथेसिस। ओके, हेवी मेटल पॉइजनिंग हाइपोथेसिस, यानी बहुत सारे, इसका ओवरव्यू क्या है कि हेवी मेटल्स के कांटेक्ट में रहने से, यानी एनवायरनमेंट में रहने से, या आपके फूड के थ्रू, आजकल फूड में बहुत सारा अडल्ट्रेटेड फूड हम लोगों के पास आता है, तो उसमें जब मेटल्स का मात्रा और गलत मेटल्स का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है तो उससे ये प्रायॉन्स अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स डिजीज कॉज करते हैं। कैसे करते हैं? जो आपका मैंगनीज है, इट रिप्लेसेस द कॉपर, वो जो जीन है उसमें कॉपर को रिप्लेस करके मैंगनीज जब आ जाता है तो उससे ये अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, उसके बाद फिर डिजीज कॉज करता है। फिर नेक्स्ट क्या है? वायरल हाइपोथेसिस। वायरल हाइपोथेसिस में क्या कहा उन्होंने कि आपका प्रोटीन तो ठीक है, मान लिया कि प्रोटीन से ही होता है, पर उसमें एक छोटा सा छुपा हुआ एक छोटा सा न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा ज़रूर होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, बिना न्यूक्लिक एसिड के हिस्से के ये नहीं हो सकता, आपका ये बड़ा जितना अबनॉर्मल प्रोटीन है उसमें छुप के कहीं पे छोटा सा न्यूक्लिक एसिड होगा। तो विनोना हाइपोथेसिस भी वही था ओवरऑल। एक और दिया स्पाइरोप्लाज्मा हाइपोथेसिस। तो इसमें क्या कहा गया कि स्पाइरोप्लाज्मा इज अ सेल वॉल डिफिशिएंट बैक्टीरिया रिलेटेड टू माइकोप्लाज्मा, यानी माइकोप्लाज्मा जैसे ही एक और बैक्टीरिया जिसका सेल वॉल नहीं है, वो आपके अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन्स के साथ ऐसे जुड़ के आता है, साथ में पैकेज होके आता है, जो कि ये बीमारी करता है। और सिंस उसके पास सेल वॉल नहीं है तो उस पर पेनिसिलिन भी काम नहीं करेगा, और वो बिल्कुल एक वायरस जैसे ही काम करता है। तो ये एक था हाइपोथेसिस कि एक बैक्टीरिया के साथ मिलके एक प्रोटीन, अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, ये बीमारियां करते हैं। फिर आया लास्ट हाइपोथेसिस, सबसे लेटेस्ट हाइपोथेसिस जो है एसिनोटोबैक्टर ऑटो। इसके अकॉर्डिंग यानी एसिनोटोबैक्टर इज अ बैक्टीरियम। ओके, इसका मतलब ये क्या करता है, ये जब आपके बॉडी के अंदर आता है तो आपके बॉडी का कुछ इम्यून सिस्टम है, जब वो एंटीबॉडीज़ बनाता है एसिनेटोबैक्टर के लिए, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, आपके बॉडी के जो पीआरपीसी प्रोटीन्स हैं उन पे अटैक कर देते हैं गलती से, क्योंकि इनका और एसिनेटोबैक्टर का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप होता है। तो जो एंटीबॉडीज़ खुद की बॉडी बनाते हैं वो क्या करते हैं, एसिनेटोबैक्टर पे तो काम करते हैं और फिर खुद अपने ही पीआरपीसी प्रोटीन्स पे ये लोग अटैक करने लगते हैं, और जिससे ये पीआरपीसी फिर पीआर ये इसमें चेंज हो जाता है, और उससे अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है, आपके प्रायंस होते हैं, और फिर आपके डिजीजेस बढ़ते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ओवरऑल हम लोग ने प्रायंस के हाइपोथेसिस क्या हैं वो समझ लिए, और प्रायन का डिटेल डेफिनेशन एंड पिछले साइड में हमने समझ लिया था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कंपैरिजन, ओवरऑल कंपैरिजन फॉर योर माइंड मैप। आप इसे ध्यान से देख लीजिए, या फिर नोट में है आप बस ये पार्ट पढ़ लीजिए। यू विल बी क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वायरस, विरॉइड, प्रियन, तीनों के क्या काम है, कैसे काम करते हैं, किन में बीमारी फैलाते हैं, वो सारी चीज़ें आप ये एक टेबल से समझ सकते हैं। ओके, वायरस, विरॉइड, प्रियन, फीचर क्या है, नेचर क्या है, इसका नेचर है इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल हैज़ न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोड। पर विरॉइड में आपका नो प्रोटीन कोड, ओनली आरएनए है जो इन्फेक्शियस है, और प्रायन में नो न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ प्रोटीन पार्टिकल है जो इन्फेक्शियस है। जेनेटिक मटेरियल आपके वायरस में क्या है, डीएनए है या फिर आरएनए, और वायरॉइड में क्या है, ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए,
और प्रेऑन में क्या है ना, न्यूक्लिक एसिड है, सिर्फ अब नॉर्मल प्रोटीन है। प्रोटीन कोट वायरस में प्रेजेंट है, आपके विरॉइड में एब्सेंट है। एंड प्रेऑन तो सिर्फ प्रोटीन से ही बना है, तो उसमें प्रोटीन कोट और क्या होगा। ओके। फिर साइज 200 से 300 नैनोमीटर है, इसका 250 से 400, और इसका अबाउट 10 नैनोमीटर सबसे छोटा। मतलब वायरस, विरॉइड, प्रेऑन्स, इनमें प्रेऑन्स होता है आपका सबसे ज़्यादा छोटा 10 नैनोमीटर। ओके। फिर होस्ट, किन्हें ये जाके अटैक करते हैं, इनफेक्ट ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सेल, बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, माने वायरस किसी को नहीं छोड़ते, जिसको देखा उसके ऊपर अटैक। पर आपके विरॉइड्स क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। फिर आपके प्रायॉन्स किसे करते हैं, एनिमल्स का करते हैं, एंड स्पेशली मैमल्स को अटैक करते हैं। रिप्लिकेशन, हाउ डू दे रिप्लिकेट, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस इनसाइड होस्ट सेल यूजिंग बोथ वायरल एंड होस्ट एंजाइम्स, यानी खुद के और होस्ट के एंजाइम्स की मदद से ये अपना सेना खड़ा करते हैं, और जिससे फिर ये आगे बीमारी बढ़ाते हैं। फिर विरॉइड्स कैसे करते हैं, इनसाइड होस्ट सेल न्यूक्लियस यूजिंग होस्ट आरएनए पॉलीमरेज, होस्ट से अपना ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, होस्ट के न्यूक्लियस से आरएनए पॉलीमरेज लेके ये अपने आरएनए को मल्टीप्लाई करते हैं। और ये क्या करते हैं, कन्वर्ट्स नॉर्मल सेलुलर प्रोटीन्स इनटू अबनॉर्मल प्रायन फॉर्म। कैसे करते हैं, हमने देखा था एक टेम्पलेट टाइप बनता है, फिर सीधा प्रोटीन जो होता है वो भी ऐसे अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन हो जाता है उसको देख के। फिर एग्जाम्पल क्या है, HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियोफेज एक्सेट्रा। और विरॉइड्स के पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर विरॉइड। और आपके प्रायन के क्या है, मैड काउ डिजीज़ और क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज़। ये किस में करता है, मैड काउ डिजीज़ इन काउ और कैटल्स, क्रूजफेल्ड जेकब डिजीज़ किस में, ह्यूमंस में। और डिस्कवरी किसने किया था, दिमित्री इवानोव्स्की 1892 में वायरस को खोजा था, और T.O. डेनर ने 1971 में विरॉइड्स को खोजा था, और स्टैनली बी प्रूजिनर ने 1982 में ढूंढा था प्रेऑन्स को, और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1997 में, रिमेंबर दिस। ओके। फिर इफेक्ट, causes various plants and animal diseases, viroids causes plant diseases, and prions causes neurodegenerative diseases in animal and humans. Summary देख लेते हैं, virus is nucleic acid plus protein, viroid is only RNA and prion is only protein. अगर आपका क्वेश्चन पड़ा डिफ्रेंशिएट बिटवीन वायरस और विरॉइड, और वायरॉइड और प्रेऑन, और वायरस और प्रेऑन, तो आप इस टेबल से लिख सकते हैं। या फिर पढ़ा कि राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रेऑन्स, तो फिर आप इसके एक टेबल के सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। दिस इज़ बेसिकली समरी ऑफ टुडेज एंटायर वीडियो। आई होप टुडेज वीडियो वॉज क्लियर। और हम लोग देख लेते हैं कितना कवर हो चुका है। हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल खत्म कर दिया है, वायरस, विरॉइड्स, प्रायॉन्स आज के वीडियो में कंप्लीट किया, एंड माइकोप्लाज्मा पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर दिया था। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का चैप्टर का 30 to 40% ख़त्म हो चुका है, बाकी 60% is various models of plasma membrane structure and transport across membranes and cell junctions. Okay, this part what I wanted to say, एक important announcement जो हम लास्ट को करना चाहते थे वो ये था कि now our second semester exams will be held soon, तो the videos will be delayed for a week. ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के मॉडल एंड स्ट्रक्चर, ये एग्ज़ाम के पहले आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू द लेक्चर्स। सो व्हाट वी विल डू इंस्टेड इज़ कि हम बस इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स लिख के लाएंगे, और यहाँ पे उनको बस समझने का कोशिश करेंगे। ये जो डिटेल पे चैप्टर्स का समझना, डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, पर एग्ज़ाम्स के बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा। पर अभी एक नया चीज़ हम लोग ऐड करने वाले हैं कि एग्ज़ाम के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन, वो आंसर्स मैं यहाँ लिख के लाऊंगा, एंड वी विल जस्ट डिस्कस दोज आंसर्स एंड कॉन्सेप्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड दोज आंसर्स। ओके, तो ऐसे आपका एग्ज़ाम के लिए भी रिविज़न हो जाएगा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ लेंगे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्योंकि अभी अगर हम लोग ज़्यादा हर चीज़ डिटेल से, जैसे अभी वीडियोस आ रहे हैं एक एक टॉपिक पे 40 मिनट्स या 30 मिनट्स के वीडियोस, तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी टू कंप्लीट बिफोर द एग्जाम्स। और इफ़ यू वांट यू कैन सजेस्ट अस इन कमेंट्स कि हमें और क्या करना चाहिए। दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू गाइज, and if you like our content, please like the video and comment your thoughts.
what more improvement we can do, or if you have any doubts, please comment. We'll try to resolve it as soon as possible, and share it among your friends, the juniors, and subscribe to our channel. It gives us motivation to keep bringing more such videos for you. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड स्टडी हार्ड. थैंक यू.